नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर पता ही चल गया होगा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के लिए सुपर 30 सीरीज, जो रिलेटेड है किससे? जीएस से। देखिए जनरल स्टडीज से या जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या सभी संबंधित विषय से जो रहने वाले हैं, वो आपको एक फॉर्मेट, कहने का मतलब सुपर 30 के फॉर्मेट में मिलेंगे। प्रत्येक क्लास प्रत्येक क्लास में आपको 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। और सबसे शानदार बात इस क्लास की ये रहेगी, देखिएगा जरा, जैसे हिस्ट्री अगर उठाई जाए आप सभी के लिए, उस हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, फॉर एग्जांपल प्राचीन इतिहास से लेकर और आधुनिक की हमारी स्वतंत्रता या आजादी तक कवर की जाए, वही क्लासेस आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और प्रत्येक क्लास में लगभग 30 क्वेश्चंस वन लाइनर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी शानदार तरीके से जरा देखिए इसे, और वीडियो कैसी लगे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी कि कैसी रहेगी, ठीक है। और ये सीरीज आप सभी के लिए चलाई गई है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे इसी क्रम में हमारे सामने क्या है, हमारे सामने देखिए हमने इतिहास को सबसे पहले उठाया, तो इतिहास के तीनों ही पोर्शन आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक, उसी क्रम में हम करते चले जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से उठाकर और हम जाएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति तक। उसी प्रकार से हम पॉलिटी भी बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और वन लाइनर इसी प्रकार से आपके किए जाएंगे। आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए, चाहे वो जीडी रही हो, चाहे वो यूपी पुलिस रही हो, चाहे वो आपका कोई सा भी एसएससी का कोई सा भी एग्जाम रहा हो, जिसमें आपको बेसिक के लिए बहुत जरूरत रहेगी इन क्वेश्चंस की, याद रखेंगे सभी। और ये सुपर 30 के नाम से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज चलाई गई है। प्रत्येक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसके आंसर्स हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? देखिए सभी को पता है, याद रखेंगे सभी, आपका सिंधु घाटी की सभ्यता की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी, कहने का मतलब याद रखना सभी, चौड़ी और सीधी थी, या कह दूं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इसी पद्धति को याद रखेंगे, इसी पद्धति को कहा जाता है ग्रिड पद्धति। क्या बोला जाता है? ग्रिड पद्धति या ग्रिड सिस्टम, ठीक है। इसी प्रकार आप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडरों की या खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे। देखिए मैं बात करता हूँ, हड़प्पा की बात करूं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही सबसे बड़े शहरों में से, बड़े शहरों में रहे। तो हड़प्पा शहर सबसे पहले मिला, तो हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। लेकिन ये जो थे आपके, ये सिंधु नदी, एक तो आपका सिंधु नदी और एक आपका रावी नदी के तट पर इनको देखा गया था, या ये वहीं पर पाए गए, वहीं के बसे हुए शहर रहे। ठीक है भाई, सिंधु और रावी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आप सभी को पता होगा। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की आज तक लिपि को पढ़ा नहीं गया है। हाँ, हमें लिखे तो कुछ शब्द मिले हैं, लेकिन उसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कैसे मानते हैं? अज्ञात मानते हैं। आज तक उसे डिकोड नहीं किया गया है। उसी क्रम में बात करें, वीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है, या जो ऐसा कौन सा सिंधु नगर है जो कैसा है, जिसको किले नुमा स्ट्रक्चर में नहीं बनाया गया, या दुर्ग किला नहीं बनाया गया? तो आप सभी याद रखेंगे, पाकिस्तान का एक शहर है जो पाकिस्तान में नाम है उसका चनहुदड़ो। चनहुदड़ो शहर जो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। और जिसको 1931, लगभग कितना, 1931 के समय में इसकी खोज की गई थी। वो भी किसके द्वारा? एनजी मजूमदार के द्वारा। एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये एकमात्र ऐसा किला है, मतलब एकमात्र ऐसा सिंधु नगर है जो दुर्ग की स्ट्रक्चर में नहीं है, याद रखेंगे। वही बात करें, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है इनका? धन्यागार, या कह दे एक तरीके से अन्नागार। एक ऐसी जगह जहां पर रिजर्व किया जाए अपना क्या, अन्न या फसल को रिजर्व किया जाता था। नेक्स्ट बात करें वही विशाल स्नानागार या अन्नागार की कहां मिला, वही आपके सामने होगा। देखिए विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ और एक अन्नागार, दोनों के दोनों कहां मिले? सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो के अंदर
याद रखेंगे आप सभी। वहीं आगे बात करें मोहनजोदड़ो की, तो देखिए इसकी खोज भी 1922 और किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सभी याद रखेंगे, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वही बात करें अगले क्रम में हम, तो देखेंगे सभी क्या है क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। ये क्वेश्चंस देखिए बहुत बार पेपर में आया हुआ है, एग्जाम में आता है। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप सभी जानते हैं कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की एक बालिका की, एक महिला की क्या, एक मूर्ति, जो यहाँ की रचना सबसे ज्यादा फेमस निम्नलिखित क्या मानी गई थी, रचना मानी गई, वो किसकी बनी थी, ब्रॉन्ज की थी। ठीक है, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आगे चलेंगे। देखिए आके देवी माता की पूजा संबंधित थी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज माना जाता है वो मात्र सत्तात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है, मात्र सत्तात्मक। उसी में देवी की पूजा कहाँ मिलती है आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने के लिए, आप सभी याद रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है देवी की पूजा। ठीक है, तो वहां का समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, या क्या देखते हैं, पत्तन नगर, ये पत्तन नहीं, ये पत्तन नगर है, और यह कहते हैं बंदरगाह, या कहा जाए पोर्ट, तो आप सभी याद रखेंगे गुजरात का लोथल। क्या बोला, गुजरात का लोथल। ठीक है भाई, याद रखेंगे गुजरात का लोथल, जो एक इसका क्या था, पत्तन नगर, या एक कहते हैं बंदरगाह था, है ना भाई। और याद रखें सभी, इसको 1957 में खोजा गया था, किसके द्वारा, S.R. राव जी के द्वारा इसे खोजा गया था, और ये गुजरात में है, याद रखेंगे सभी। और कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित। ठीक है, याद रखेंगे सभी, भोगवा नदी, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है ना, देखिए भोगवा नदी, लोथल शहर, भोगवा, एक मिनट, भोगवा नदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें भाई, लोथल नामक स्थान किस पर जहाजी मेला घाट था, या लोथल नामक जो स्थान था वो किसका था, वो सीधी सी बात है सिंधु घाटी का था। किसका था भाई, सिंधु घाटी का। और बाकी जानकारी आपने अभी इसकी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि खोज किसके द्वारा की गई, S.R. राव, और कब, 1957। नदी कौन सी, भोगवा, शहर कौन सा, गुजरात। ठीक है भाई, याद रखेंगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को मेनली डिपेंड माना गया किस पर, व्यवसाय पर, या कहते हैं एक तरीके से ये शहरी सभ्यता थी। कैसी, शहरी सभ्यता। और ये जो डिपेंड थी वो किस पर थी, व्यवसाय या व्यापार पर डिपेंड थी, किस पर, व्यापार पर, तो व्यवसाय पर डिपेंड थी, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें सिंधु सभ्यता के टेराकोटा। टेराकोटा मतलब वही बर्तन, या कहते हैं मिट्टी के जो मृदभांड वगैरह थे, उन पर डिजाइन को लेकर टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं था, तो आप सभी याद रखेंगे आज तक गाय, किसके, गाय के साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। नेक्स्ट बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आती है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता से क्वेश्चंस क्या मिलते हैं देखेंगे जरा। भोजन की बात करें तो इन्होंने भोजन को प्रेफरेंस दी किसको, दूध, या फिर दूध के उत्पाद जितने बनते थे उन पर डिपेंड रहे, किसमें, वैदिक सभ्यता के लोग, है ना, याद रखेंगे। इसीलिए गाय को प्रमुख माना गया था, कहां पर, वैदिक सभ्यता के अंदर। कौन सा अन्न, क्या ये अन्न, अन्न नहीं, अन्न। ठीक है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में क्या करा गया, लाया गया या लाने वाला था, याद रखेंगे सभी। तो जौ, क्या, जौ एक फसल होती है, जौ को सबसे पहले यूज में लाया गया था मानव के द्वारा। और देखिए क्वेश्चन एक ये भी आया कि जौ को क्या कहा जाता था, तो याद रखें जौ को बोला जाता था यव। क्या बोला जाता था, यव। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वही बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। कहने का मतलब एक जो जनजातीय डेरा होता था उसमें किस सभा के द्वारा, या कहते एक तरीके से किसके द्वारा क्या वहां का मुखिया या सरदार
चुना जाता था, तो आप सभी याद रखेंगे एक समिति या एक सभा के द्वारा, जिसे समिति या फिर सभा कहा जाता था। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी, समिति या सभा, समिति या फिर इसको कहा जाता था क्या, सभा, है ना भाई, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट वही बात करें, आप अब वैसे भी जानते होंगे कि गांव, आज के वर्तमान समय की बात करूं तो गांव का जो प्रधान भी चुना जाता है ना, वो एक सभा के द्वारा चुना जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा। यही होती है ग्राम सभा की डेफिनेशन, कि एक गांव के अंदर, एक ग्राम के अंदर वोटर लिस्ट में आने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है ना, उसे ही कहा जाता है क्या, ग्राम सभा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो याद रखेंगे वैदिक लोगों के द्वारा ताम्र, क्या, ताम्र या कह दो तांबा, ठीक है भाई, ताम्र या तांबे को यूज किया गया था। याद रखें सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए वैदिक काल को इसीलिए तो वैदिक काल कहा, क्योंकि वेदों की रचना या क्या देखते हैं, वेदों का जो निर्माण हुआ है वो किस समय पर, वैदिक समय, उस पर वैदिक सभ्यता के समय पर। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, क्या होता है इसका मतलब, ज्ञान या नॉलेज, तभी तो कहते हैं वेदों के ज्ञाता को ब्राह्मण कहा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, आर्य या आर्यों के पूर्व, या क्या देखते हैं, जो आर्य थे वो आर्यों के पूर्व के साथ अपने संघर्ष में सफल क्यों रह पाए। ये इसलिए रह पाए थे क्योंकि इन्होंने पालतू जानवर, क्या, पालतू जानवर का यूज सीख लिया। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी याद रखें, पालतू जानवर का यूज। और आप सभी जानते हैं कि पालतू जानवर में इन्होंने यूज किया किसका, घोड़े का सबसे पहले यूज किया। घोड़े को इन्होंने एक इस तरीके से यूज किया कि घोड़े का जो रथ या गाड़ी बनाई उसको रथ की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए वो सफल रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था या कहते हैं एक तरीके से पूर्ण व्यवस्था या अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो देखिए जिस प्रकार सिंधु सभ्यता व्यवसाय पर या व्यापार पर आधारित थी ना, उसी तरीके से वैदिक सभ्यता आपकी कृषि पर आधारित थी, क्योंकि यहाँ पर पालतू जानवर का मैंने आपसे नाम लिया, दूध से बने हुए उत्पादों का मैंने नाम लिया, और दूध से बने उत्पाद किससे मिलेंगे, पालतू जानवरों से। उनके लिए क्या आवश्यक रहने वाली है, कृषि, तो कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट बात करें, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आप सभी याद रखें, आर्यों को एक जाति समूह कहने वाला यूरोपियन था मैक्स मूलर, है ना भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। मैक्स मूलर पहला यूरोपियन था जिसने आर्यों को एक जाति समूह कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्या है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां थी। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी। आर्यों की जो प्राचीनतम जो आपकी बस्तियां थी वो थी सप्त सैंधव प्रदेश में। कहां पर थी, सप्त सैंधव प्रदेश में। ऐसा प्रदेश जहां 7 नदियों का वर्चस्व रहा उसे कहा गया क्या, सप्त सैंधव प्रदेश। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली स्लाइड पर क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चंस। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था। सभी याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका क्या कहते थे भाई, बलि कहा जाता था, क्या, बलि बोला जाता था। याद रखेंगे सभी। ठीक है, जो कर राजा को दिया जाता था उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, आप सभी को जरूर मालूम होगा। कहां से लिया गया है भाई, ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से, ऋग्वेद से। एक क्वेश्चन में आप सभी के लिए छोड़ता हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे। और क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया है, आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसे समर्पित है ना भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से। तो आप सभी को मालूम भी होगा, कहां से भाई, मुंडकोपनिषद से। कहां से, मुंडकोपनिषद। याद रखें सभी, इसे लिया गया मुंडकोपनिषद से, है ना भाई, मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो याद रखना, उन विदुषी का नाम था गार्गी। क्या नाम था, गार्गी। गार्गी के द्वारा याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में क्या दी गई थी, चुनौती दी गई थी। ऐसा माना जाता है, एक आपका एक आरण्यक है जिसका नाम है वृहद आरण्यक। क्या नाम है,
वृहद अरण्यक, मैं लिखता हूं, आप जरूर ध्यान से याद रखें सभी। देखिए नाम है उसका वृहदारण्यक, जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का, किसका, गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का वर्णन मिलता है, जो कहां पर, राजा जनक के यहाँ पर बुलाई गई एक सभा में हुआ था। उसी में गार्गी के द्वारा किसके, याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में हराया भी गया था। आप सभी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? आप सभी जानते हैं लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, याद करके चलेंगे सभी। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? कहने का मतलब किसके द्वारा यह बताया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है? तो याद रखें नेपाल के लुम्बिनी में स्थित रुमिन, क्या आपका, रुमिन देई स्तंभ, रुमिन देई स्तंभ के द्वारा बताया जाता है, जो किसके द्वारा बनाया गया था, राजा अशोक के द्वारा इसे बनाया गया था। कहां पर, नेपाल के लुम्बिनी में। इसी का नाम रुमिन देई स्तंभ लेख है, जहां बताया जाता है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो याद रखेंगे सभी, ये शाक्य वंश से संबंधित है। किससे? शाक्य वंश से। और इनकी पत्नी किससे, वो कोलीय वंश से, किससे, कोलीय वंश से संबंधित थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट यदि बात की आज की, हम लास्ट क्वेश्चन की बात किया तो प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ हुई? देखिए प्रथम बुद्ध परिषद आपकी 483 बीसी या ईसा पूर्व कहां पर, राजगृह में की गई थी। याद रखेंगे सभी, जो किसके द्वारा, राजा अजात शत्रु के द्वारा ऑर्गेनाइज या क्या प्रबंधित की गई थी, किसके द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है भाई, अजात शत्रु के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रकार आपकी लगातार ये सीरीज आगे चलेगी। डेली हम क्वेश्चन करेंगे सुपर 30 में 30 क्वेश्चंस लगातार। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है इसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपकी सीरीज लगातार आगे चलती रहेगी। अगले 2.5 महीने में फिर आपका एग्जाम एसएससी जीडी भी है। एसएससी का पूरा कैलेंडर आपके सामने है। जीडी का एग्जाम अगले साल 2 बार लगातार सामने है। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जामों में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसके लिए अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।